नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी फ्यूजन पर। और आज एक बार फिर से हाजिर है नई वीडियो के साथ, जिसमें हम सोल्व करने वाले हैं ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का क्वेश्चन पेपर, जो कंडक्ट कराया गया था इसरो की विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा, जो सिचुएटेड है केरला के तिरुवनंतपुरम में। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, इसरो में पिछले एक साल में काफ़ी वैकेंसी निकली है। इसरो की हर एक यूनिट में ड्राफ्टमैन बी के लिए कुछ वैकेंसी ज़रूर निकली है, जिनमें से कुछ के एग्ज़ाम हो चुके हैं और कुछ के आने वाले समय में होने वाले हैं। जैसे हम बात करें HSFC की, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, जो बेंगलोर में सिचुएटेड है, और दूसरा VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इन दोनों के ही एग्ज़ाम मार्च में होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से इनको बाद में पोस्टपोन कर दिया गया। और उसके बाद एक वैकेंसी और निकली थी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में, जो है गुजरात में। तो इन तीनों ही सेंटर के एग्ज़ाम इन फ्यूचर होने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट इनकी तैयारी कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन पेपर के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देख लें। और जिन स्टूडेंट ने इनमें अप्लाई नहीं किया है, वो भी अगर इन फ्यूचर इसरो में जॉब पाना चाहते हैं, तो उनको मैं ये सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप ज़रूर लगाएं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ज़रूर करके जाएं। तो कुछ क्वेश्चन पेपर हम पहले भी कर चुके हैं, और आने वाले समय भी जो क्वेश्चन पेपर बाकी हैं और कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी हम आगे सोल्व करते रहेंगे। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। यह जो क्वेश्चन पेपर है, ये एग्ज़ाम हुआ था 10 दिसंबर 2017 को, और जिसकी एग्ज़ाम टाइमिंग है 2 घंटे, जिसमें 80 क्वेश्चन हमें दिए गए थे, और एक करेक्ट आंसर के लिए हमें 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पूर्ति किए गए उत्पाद का मापित आकार, मेजर्ड साइज ऑफ ए फिनिश्ड प्रोडक्ट इज। ऑप्शन ए वास्तविक आकार एक्चुअल साइज, ऑप्शन बी विमिकृत आकार डायमेंशन साइज, ऑप्शन सी उत्पादन आकार प्रोडक्शन साइज, और ऑप्शन डी मूल आकार बेसिक साइज। तो फ्रेंड्स, एक बात आप ध्यान रखेंगे, जो मेजर्ड साइज किसी भी ऑब्जेक्ट का होता है वो होता है उसका एक्चुअल साइज या फिर वास्तविक आकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, चित्र में दिखाए गए बोल्ट के प्रकार को पहचानिए। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बोल्ट शोन इन द फिगर। ऑप्शन ए है रैग बोल्ट, ऑप्शन बी लुइस बोल्ट, ऑप्शन सी क्वार्टर बोल्ट, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो ये जो आप बोल्ट देख रहे हैं ये है लुइस बोल्ट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये एक टाइप है फाउंडेशन बोल्ट का। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ताप से दुर्गलनीय पदार्थ के लिए अनिवार्य गुणधर्म नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ रिफैक्ट्री मटेरियल। तो क्वेश्चन में पूछा गया रिफैक्ट्री मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो ऑप्शंस को एक बार देखते हैं। ऑप्शन ए उच्च विद्युत चालकता, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑप्शन बी दीर्घायु लॉन्ग लाइफ, ऑप्शन सी तापमान विचरण के कारण न्यूनतम संकुचन तथा प्रसार, मिनिमम कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, और ऑप्शन डी तापरोधन हीट इंसुलेशन। तो लास्ट के जो 3 ऑप्शन है, हीट इंसुलेशन, मिनिमम कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर, और ऑप्शन बी लॉन्ग लाइफ, ये तीनों ही प्रॉपर्टी रिफैक्ट्री मटेरियल में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए की अगर बात करें, हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ये रिफैक्ट्री मटेरियल की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, नाइट्राइडीकरण एक डैश है, नाइट्राइडिंग इज अ। तो ऑप्शन से एक बार देखते हैं। ऑप्शन ए वर्क पीस के अपेक्षित हिस्से में दी जाने वाली तापन प्रक्रिया, हीटिंग प्रोसेस गिवन टू ए रिक्वायर्ड पोर्शन ऑफ द वर्क पीस। ऑप्शन बी पृष्ठ दृढ़ीकरण प्रक्रिया, जिसमें वर्क पीस को अमोनिया के भाप में तापित किया जाता है। केस हार्डनिंग प्रोसेस इन विच वर्क पीस इज हीटेड इन अ स्टीम ऑफ अमोनिया। ऑप्शन सी बिजली का उपयोग करती हुई पृष्ठ दृढ़ीकरण प्रक्रिया, इन केस अ केस हार्डनिंग प्रोसेस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, नाइट्राइडिंग क्या होता है? एक केस हार्डनिंग प्रोसेस होता है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस को हार्ड किया जाता है अमोनिया स्टीम के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, केस हार्डनिंग प्रोसेस इन विच वर्क पीस इज हीटेड इन अ स्टीम ऑफ अमोनिया।
क्वेश्चन नंबर 5, चित्र में दिखाई गई चूड़ी को पहचानिए। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ थ्रेड शोन इन द फिगर। ऑप्शन ए बटरेस थ्रेड, ऑप्शन बी वी थ्रेड, ऑप्शन सी सेलर थ्रेड और ऑप्शन डी विटवर्थ थ्रेड। तो दोस्तों इस टाइप से 45 डिग्री पे जो थ्रेड होती है, इस थ्रेड को हम बोलते हैं बटरेस थ्रेड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ऑटोकैड में कुंडलिनी पर किसी वस्तु को व्यूबद्ध करने के लिए कौन से आदेश का उपयोग किया जाता है? इन ऑटोकैड व्हाट इज द कमांड फॉर एरेइंग एन ऑब्जेक्ट ऑन ए हेलिक्स? तो दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी में कई शब्द ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आ पाते हैं, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन पर ही ज़्यादा फोकस करें, उसी से आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है हेलिक्स पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें एरे करना है तो कौन सी कमांड का हम यूज़ करेंगे। तो अगर एरे की बात करें तो ये एक ऑटोकैड में एक कमांड होती है जिसमें एक ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज़ हम इस कमांड की मदद से बना सकते हैं। तो ऑप्शन से एक बार देखते हैं। ऑप्शन ए है एरे हेलिक्स, ऑप्शन बी एरे पाथ, ऑप्शन सी एरे स्प्लाइन और ऑप्शन डी एरे लाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी एरे पाथ। किसी हेलिक्स पे अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को एरे करना है तो एरे पाथ कमांड का हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिबल से विकृति के अनुपात को डैश कहते हैं? रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज नोन एज। ऑप्शन ए है यंग मॉडुलस, ऑप्शन बी पॉइजन्स रेशियो, ऑप्शन सी दाब या प्रेशर, ऑप्शन डी बल या फोर्स। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम यंग्स मॉड्यूलस या फिर यंग मापांक। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आधारभूत विमाओं का निर्देश डैश के नाम से जाने जाने वाले एक सामान्य ज्यामितीय लक्षण से दिया जाता है? बेस लाइन डायमेंशंस आर रेफरेंस्ड फ्रॉम अ कॉमन ज्योमेट्रिक फीचर नोन एज। तो जब कुछ डायमेंशन हम किसी बेस के रेफरेंस से देते हैं तो उस रेफरेंस को क्या बोला जाता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया कॉर्नर, ऑप्शन बी एज, ऑप्शन सी डेटम और ऑप्शन डी पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो वो जो रेफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं डेटम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्र ए से युक्त किसी दंड पर जब लोड डब्ल्यू रखा जाता है तब उस दंड में प्रेरित औसत प्रतिबल डैश होगा? When a load W is applied on a bar of cross section area A, the average stress induced in the bar will be। तो फ्रेंड्स स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, और जो फोर्स यहाँ पे लगाई गई है वो है लोड W। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा W अपॉन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बार में जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो होगा W अपॉन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, एक सरल क्रियाविधि में डैश होती है? ए सिंपल मैकेनिज्म हैज़। ऑप्शन ए 2 लिंक्स, ऑप्शन बी 4 लिंक्स, ऑप्शन सी 5 लिंक्स और ऑप्शन डी 6 लिंक्स। तो दोस्तों सिंपल मैकेनिज्म की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है सिंपल मैकेनिज्म में 4 लिंक होते हैं। और कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ सिंपल मैकेनिज्म ही पूछा जाएगा। तो सिंपल मैकेनिज्म में होंगे 4 लिंक्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शक्त्यांतरक घिरनी का प्रयोजन डैश है? द पर्पज ऑफ आइडलर पुली इज। आइडलर पुली का यहाँ पे पर्पज पूछा गया है। तो ऑप्शन से एक बार देखते हैं। ऑप्शन ए पट्टा तनाव बनाए रखना, टू मेंटेन बेल्ट टेंशन। ऑप्शन बी घिरनी की गति प्रारंभ करना, फॉर स्टार्टिंग मोशन ऑफ पुली। ऑप्शन सी बार बार गति बंद करना, फॉर स्टॉपिंग मोशन फ्रीक्वेंटली। और ऑप्शन डी गति को 90 डिग्री पर परिवर्तित करना, फॉर चेंजिंग मोशन एट 90 डिग्री। तो आइडलर पुली का पर्पज़ क्या होता है दोस्तों? पट्टा तनाव बनाए रखना, टू मेंटेन बेल्ट टेंशन। दोस्तों टाइम के साथ साथ बेल्ट जो है लूज होने लगती है, तो उसके लिए हम एक छोटी आइडलर पुली को बेल्ट के साथ अटैच करके रखते हैं और उसको टाइट करते जाते हैं, तो उसकी टेंशन को वो बनाए रखती है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, चित्र में दिखाई गई चाबी डैश है? द की शोन इन द फिगर इज। ऑप्शन ए फीदर की, ऑप्शन बी सिंगल हेडेड की, ऑप्शन सी वुडरफ की या फिर ऑप्शन डी पैक की।
तो इस प्रकार की जो की होती है दोस्तों, इसको या तो पैग की बोलते हैं या फिर पैग फीदर की बोलते हैं, और इसमें जो ये पोर्शन है इसको बोला जाता है पैग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैग की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, जब कैम ड्वेल करता है तो अनुगामी, व्हेन कैम अंडरगोज ड्वेल द फॉलोअर। ऑप्शन ए विश्राम करता है, रिमेन्स एट रेस्ट। ऑप्शन बी एक समान गति से चलता है, मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। ऑप्शन सी सरल आवृत्ति से गति करता है, मूव्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो कैम्स के वेलोसिटी डायग्राम कुछ होते हैं जिसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक तो राइज होता है, एक ड्वेल होता है, एक फॉल होता है। जिसमें कैम अगर राइज कर रही है तो उसके साथ अटैच जो फॉलोअर है वो भी उसके साथ राइज करेगा, और उसी प्रकार अगर कैम फॉल की कंडीशन में है तो हमारा फॉलोअर भी फॉल करेगा। और तीसरी जो पोजीशन है ड्वेल, ड्वेल की पोजीशन में फॉलोअर हमारा एक ही पोजीशन पे रुका रहेगा, वो ना ही ऊपर जाएगा ना नीचे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, विश्राम करता है, रिमेन्स एट रेस्ट। व्हेन अ कैम अंडरगोज ड्वेल द फॉलोअर रिमेन्स रेस्ट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्षरण रोधी स्फारण संधि के बोल्टों का सर्वाधिक परिधीय पिच डैश होना चाहिए। द मैक्सिमम सर्कमफ्रेंशियल पिच ऑफ द बोल्ट फॉर लीक प्रूफ फ्लैंज जॉइंट शुड बी। ऑप्शन ए 15 रूट डी। ऑप्शन बी 10 रूट डी टू 20 रूट डी। ऑप्शन सी 20 रूट डी टू 30 रूट डी। ऑप्शन डी 5 रूट डी टू 20 रूट डी, वेयर डी इज बोल्ट होल डायमीटर। दोस्तों लीक प्रूफ फ्लैंज जॉइंट के लिए जो सर्कमफ्रेंशियल पिच होगी वो होगी हमारी 20 रूट डी से लेके 30 रूट डी तक। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, बेयरिंग का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। बियरिंग आर यूज्ड फॉर। ऑप्शन ए प्रघात एवं कंपन कम करने, रिड्यूस शॉक एंड वाइब्रेशंस। ऑप्शन बी घर्षणी गुणांक बढ़ाने, इंक्रीजिंग फ्रिक्शनल कोफिशिएंट। ऑप्शन सी घर्षणी गुणांक कम करने, रिड्यूसिंग फ्रिक्शनल कोफिशिएंट। और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो बियरिंग का यूज किस लिए किया जाता है? फ्रिक्शनल कोफिशिएंट को कम करने के लिए, जिसको बोलते हैं हिंदी में घर्षण गुणांक। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दिए गए चित्र से नट के प्रकार को पहचानिए। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नट फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। ऑप्शन ए है खांचेदार नट, स्लॉटेड नट। ऑप्शन बी वलय नट, रिंग नट। ऑप्शन सी टोपी नट, कैप नट। या फिर ऑप्शन डी कैप्स्टन नट। तो इस टाइप का जो नट होता है उसको बोलते हैं हम रिंग नट। क्वेश्चन नंबर 17, डैश के मामले में रिवेटेड संधि की दक्षता निम्नतम है। रिवेटेड जॉइंट हैज लोएस्ट इफिशियंसी इन केस ऑफ। ऑप्शन ए डबल रिवेटेड बट जॉइंट। ऑप्शन बी डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। ऑप्शन सी सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। या फिर ऑप्शन डी डबल जिगजैग रिवेटेड बट जॉइंट। तो इन सभी में जो सबसे कम इफिशियंसी जिस रिवेटेड जॉइंट की होगी वो होगा हमारा सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। बाकी डबल रिवेटेड और जिगजैग रिवेटेड की इफिशियंसी सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट से ज़्यादा होगी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का AMLAY आदेश डैश के लिए है। दिस कमांड इन ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इज टू। तो एक कमांड दी गई है जो है AMLAY। इस कमांड का यूज़ ऑटोकैड में किस लिए किया जाता है? तो इस कमांड का यूज़ किया जाता है ऑटोकैड में एक ऑब्जेक्ट को किसी लेयर से दूसरी लेयर में मूव कराने के लिए। तो इसका सिंपली आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्तु को एक स्तर पर ले जाने, मूव ऑब्जेक्ट टू ए लेयर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, 1000 मिलीमीटर लंबाई के किसी छड़ को 5 मिलीमीटर तक खींचने पर उस छड़ की विकृति कितनी होगी? A rod of 1000 mm length has elongated by 5 mm. What is the strain in the rod? तो स्ट्रेन की अगर बात करें तो स्ट्रेन होता है हमारा चेंज इन लेंथ या फिर डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ हमारा 5, और उसको डिवाइड करेंगे, ओरिजिनल लेंथ कितनी है 1000।
और इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 के आगे हमारा आ जाएंगी 2 जीरो और 1 पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.005। एक बात और ध्यान रखेंगे कि स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, स्ट्रेन हमेशा यूनिटलेस होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तन्य पदार्थ है? विच वन इज द मोस्ट डक्टाइल मटीरियल? तो सबसे पहले डक्टिलिटी या फिर तन्यता किसको बोलते हैं? तो डक्टिलिटी या फिर तन्यता किसी मटेरियल की एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा उसको बिना टूटे वायर्स में हम चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन से एक बार देखते हैं। ऑप्शन ए है मृदु इस्पात माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी ढलवा लोहा कास्ट आयरन, ऑप्शन सी ग्लास और ऑप्शन डी टूल स्टील। तो टूल स्टील, ग्लास और कास्ट आयरन ये डक्टाइल नहीं होते, ये होते हैं ब्रिटल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मृदु इस्पात या फिर माइल्ड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित चित्र डैश को प्रस्तुत करता है? द फिगर शोन रिप्रेजेंट्स। ऑप्शन ए बोस, ऑप्शन बी काउंटर बोर, ऑप्शन सी स्पॉट फेस, ऑप्शन डी काउंटर संक। तो सिंपली ये किस चीज़ को दिखा रहा है? ये दिखा रहा है काउंटर संक को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर पेंसिल है? विच वन इज द हार्डेस्ट पेंसिल? तो पेंसिल्स के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ और जिसमें मैं बता चुका हूँ जनरली 18 ग्रेड की पेंसिल हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ करते हैं, जिसमें एच ग्रेड की पेंसिल हार्ड होती है और बी ग्रेड की सॉफ्ट होती है। तो एच में जितना नंबर बढ़ता जाएगा वो उतनी पेंसिल हार्ड होती जाएगी और बी में जितना बढ़ता जाएगा उतनी ही वो सॉफ्ट होती जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं बी, एच बी, एच और 2H। तो जैसा मैंने बताया एच में जितना नंबर ज़्यादा होगा उतनी ही पेंसिल हार्ड होगी। तो इन चारों में जो सबसे हार्ड पेंसिल होगी वो होगी 2H। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दिए गए चित्र से चूड़ी के प्रकार को पहचानिए। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ थ्रेड फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। ऑप्शन ए बटरस थ्रेड, ऑप्शन बी राउंड थ्रेड, ऑप्शन सी नक्कल थ्रेड या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस टाइप की जो थ्रेड होती है हाफ राउंड में, इसको बोलते हैं हम नक्कल थ्रेड। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किसी वस्तु के या की डैश में होने वाले विचलन को नियंत्रित करने के लिए स्थिति सहायता दी जाती है। पोजीशन टॉलरेंस इज गिवन टू कंट्रोल द डेविएशन इन डैश ऑफ द प्रोडक्ट। तो पोजीशन टॉलरेंस किस डेविएशन को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है? एक बार ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए वस्तु के आकार, शेप ऑफ द प्रोडक्ट, ऑप्शन बी निर्माण प्रक्रिया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ऑप्शन सी किसी लक्षण के स्थान, लोकेशन ऑफ फीचर, ऑप्शन डी किसी लक्षण के अभिविन्यास, ओरिएंटेशन ऑफ अ फीचर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। पोजीशन टॉलरेंस दी जाती है कंट्रोल करने के लिए लोकेशन ऑफ फीचर को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, समांतर लेकिन संरेखण में न रहने वाले अक्षों के युक्त सेफ्टों को डैश के उपयोग में युग्मित किया जाता है। शाफ्ट हैविंग देयर एक्सिस पैरेलल बट नॉट इन अलाइनमेंट आर कपल्ड यूजिंग। तो मान लीजिए हमारे पास ये दो शाफ्ट हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल तो हैं लेकिन इनके एक्सिस अलाइन नहीं है। तो इस टाइप की शाफ्ट को जोड़ने के लिए किस कपलिंग का हम यूज करते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन से एक बार देखते हैं। ऑप्शन ए यूनिवर्सल कपलिंग, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल कपलिंग, ऑप्शन सी ओल्डेम्स कपलिंग या फिर ऑप्शन डी फ्लैंज्ड कपलिंग। तो जब भी शाफ्ट के एक्सिस पैरेलल होंगे लेकिन अलाइनमेंट में नहीं होंगे तो ऐसी सिचुएशन में हम हमेशा यूज करेंगे ओल्डेम्स कपलिंग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ये अलजेब्रा मैथ का क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 का मूल या रूट डैश है। रूट ऑफ ए इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 आर। तो दोस्तों रूट क्या होगा? रूट होंगे ऐसे नंबर जिनको हम x की जगह पे रखकर
इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और ये बिल्कुल जस्टिफाई होती होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए में जैसे 3 और 4 दिया है, तो x की जगह पे अगर हम 3 को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और उसके बाद -7x, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 21 + 12, और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 12 + 9 हो जाएगा 21, प्लस के 21 और माइनस का 21, तो ये हो जाएगा 0। तो 3 तो इसमें करेक्ट है, और 3 किस किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो हमारे यहाँ से हट गए। अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर, तो 4 पुट करते हैं यहाँ पे, एक्स की जगह 4 को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर होगा 16 माइनस 7 × 4 28 + 12, और जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका भी आंसर 0 आएगा। तो इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस इक्वेशन के रूट होंगे 3 और 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, वृत्त x-2 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर = 25 का केंद्र डैश है। तो इसमें सर्कल का सेंटर पूछा गया है। तो सर्कल के लिए एक मैथ में इक्वेशन हम यूज़ करते हैं, वो होती है x-h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r स्क्वायर। और इस इक्वेशन में जो h और k ये जो होते हैं, ये होते हैं सेंटर, सर्कल के सेंटर। तो इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ सेंटर ही पूछे गए हैं सर्कल के। तो x - h और यहाँ पे दिया गया x - 2, तो h की वैल्यू होगी 2, और सेकंड पॉइंट होता है y - k। तो ये जो k होता है ये होता है माइनस में, और यहाँ पे दिया गया है प्लस में। तो इसका मतलब ये जो 1 होगा ये माइनस का रहा होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया है यहाँ पे। तो सेकंड पॉइंट होगा -1। और अगर ऑप्शंस में इसको देखें तो ये मिलेगा हमें ऑप्शन डी में 2 और -1। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, दिए गए वेल्डन का प्रतीक डैश को सूचित करता है। द वेल्डिंग सिंबल शोन इंडिकेट्स। ऑप्शन ए, जिस जगह पे वेल्डिंग किया जाना है। वेल्डिंग टू बी कैरिड आउट एट द साइट। ऑप्शन बी, चारों तरफ वेल्डिंग किया जाना है। वेल्डिंग टू बी डन ऑल अराउंड। ऑप्शन सी, प्रधावन को सतह से वेल्डित करें। वेल्ड फ्लश विथ सरफेस। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ये जो वेल्डिंग सिंबल है ये दिखाता है कि किस साइट पे हमें वेल्डिंग करनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिस जगह पर वेल्डन किया जाना है। वेल्डिंग टू बी कैरिड आउट एट द साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, यदि बियरिंग दाब शेफ्ट के अक्ष की लंब दिशा में है तो वह डैश है। इफ द बियरिंग प्रेशर इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द शाफ्ट देन इट इज। तो मान लीजिए ये एक बियरिंग है और इसके सेंटर से ये कोई एक शाफ्ट जा रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये शाफ्ट का एक्सिस जो होगा और बियरिंग का जो प्रेशर होगा इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो इस टाइप की जो बियरिंग होती है उनको हम बोलते हैं जनरल बियरिंग। और इसी के अपोजिट जिसमें बियरिंग का प्रेशर शाफ्ट एक्सिस के पैरेलल होगा उन बियरिंग्स को हम बोलेंगे थ्रस्ट बियरिंग। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनरल बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, नीचे दिए गए चित्र में वॉल्व के प्रकार को पहचानिए। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वॉल्व फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। ऑप्शन ए, लिफ्ट वॉल्व। ऑप्शन बी, स्लाइड वॉल्व। ऑप्शन सी, फ्लैप वॉल्व। ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों यहाँ पे जो वॉल्व दिखाई गई है ये है
फ्लैप वॉल, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, फ्लैंज जॉइंट में फ्लैंज डैश से जोड़े जाते हैं। इन फ्लैंज जॉइंट द फ्लैंज आर जॉइंट बाई, ऑप्शन ए बोल्ट एंड नट, ऑप्शन बी थ्रेड, ऑप्शन सी वेल्ड या फिर ऑप्शन डी ब्रेजिंग। तो फ्लैंज जॉइंट किससे जोड़े जाते हैं? नट एंड बोल्ट से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, किस प्रतीक से फिलेट वेल्ड को सूचित किया जाता है? फिलेट वेल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। तो फिलेट वेल्ड किस प्रकार सूचित किया जाता है? ये दिखाया जाता है इस प्रकार, ऑप्शन ए। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, सहायता क्षेत्र को डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है। टॉलरेंस जोन इज डिफाइंड बाय, ऑप्शन ए मिनिमम लिमिट माइनस बेसिक लिमिट, ऑप्शन बी मैक्सिमम लिमिट माइनस बेसिक साइज, ऑप्शन सी मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो मान लीजिए ये कोई शाफ्ट है और ये इसका टॉलरेंस जोन है। तो ये जो दूरी होगी इसको हम बोलेंगे मिनिमम लिमिट, और ये जो दूरी होगी इसको बोलेंगे मैक्सिमम लिमिट। और मैक्सिमम लिमिट से जब मिनिमम लिमिट को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा टॉलरेंस जोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, आरेखन के उस प्रकार का क्या नाम है जो मशीनों के अनुरक्षण में सहायता देता है? टाइप ऑफ ड्राइंग विच हेल्प्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स। तो किस ड्राइंग की मदद से हमें मेंटेनेंस में हेल्प होती है? ऑप्शन से एक बार देखते हैं। ऑप्शन ए प्रोडक्शन ड्राइंग, ऑप्शन बी असेंबली ड्राइंग, ऑप्शन सी एक्सप्लोडेड असेंबली ड्राइंग या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो एक्सप्लोडेड असेंबली ड्राइंग हमेशा हेल्पफुल होंगी मेंटेनेंस ऑफ मशीन के लिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी से समय के अनुपात को डैश कहते हैं? रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम इज नोन एज, ऑप्शन ए त्वरण या एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी वेग वेलोसिटी, ऑप्शन सी संवेग मोमेंटम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक भी नहीं। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है फॉर्मूला स्पीड के लिए। और अगर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाता है तो ये हो जाता है वेलोसिटी। तो यहाँ पे दिया गया है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो बनेगा वो होगा स्पीड। और स्पीड जैसे कि इसमें दिया नहीं गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, हुक का नियम डैश तक ठीक रहता है? हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू, ऑप्शन ए यील्ड पॉइंट ऑफ द मटेरियल, ऑप्शन बी इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल, ऑप्शन सी प्लास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल या फिर ऑप्शन डी ब्रेकिंग पॉइंट। तो हुक्स लॉ की अगर बात करें तो हुक्स लॉ कहाँ तक होल्ड करता है? हुक्स लॉ होल्ड करता है इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, यदि किसी भी स्थान का गुरुत्वीय त्वरण दुगना किया जाता है तो पिंड का भार डैश हो जाएगा? इफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट एनी प्लेस इज डबल्ड देन द वेट ऑफ द बॉडी विल बिकम। तो वेट का जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो होता है वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसमें वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। तो अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को डबल किया जाता है तो वेट भी हमारा डबल हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 गुना 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इस्पात से बने तथा भाप बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले बंद वाहिका को डैश कहते हैं? अ क्लोज्ड वेसल मेड ऑफ स्टील एंड यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ स्टीम इज कॉल्ड, ऑप्शन ए स्टीम बॉयलर, ऑप्शन बी स्टीम टरबाइन, ऑप्शन सी स्टीम कंडेंसर या फिर ऑप्शन डी स्टीम इंजेक्टर। तो स्टीम जनरेशन के लिए किसका यूज किया जाता है? स्टीम जनरेशन के लिए यूज करते हैं हम स्टीम बॉयलर का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, पिंड का भार डैश है, वेट ऑफ अ बॉडी इज। तो क्वेश्चन नंबर 37 में मैं आपको बताता हूँ वेट का जो फॉर्मूला होता है, वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा दीर्घवृत्त से संबंधित नहीं है, विच वन इज नॉट रिलेटेड टू इलिप्स। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए दीर्घ अक्ष मेजर एक्सिस, ऑप्शन बी लघु अक्ष माइनर एक्सिस, ऑप्शन सी फोकस, या फिर ऑप्शन डी पीसीडी। तो इलिप्स एक अंडेनुमा शेप होती है जिसमें ये जो बड़े वाला एक्सिस होता है इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, ये छोटा एक्सिस होता है माइनर एक्सिस, और यहाँ पे एक फोकस होता है। तो ये तीन चीज़ें पाई जाती हैं। पीसीडी इसमें कुछ भी नहीं होता है। तो दीर्घवृत्त से संबंधित क्या नहीं है, पीसीडी, ऑप्शन डी। तो इस वीडियो में हम 40 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के 40 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। और अगर आपको कुछ जानने को मिला हो, वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और हो सके तो इसे शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।